हेलो, सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। मैं आज के स्नातकोत्तर कक्षा अर्थशास्त्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आज की चर्चा पर आपका भी कुछ योगदान होगा, संवाद होगा, क्योंकि संवाद से ही निष्कर्ष निकलते हैं। व्याख्यान एक तरफा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का व्याख्यान का विषय है भारत में नियोजन, उद्देश्य, रणनीति एवं मूल्यांकन। आप सभी जानते हैं कि भारत में नियोजन के तहत अर्थव्यवस्था को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया गया। यह भारत में नियोजन का अर्थ क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1951-52 में योजना आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग के गठन के उपरांत भारत में, चूंकि भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद आजादी प्राप्त हुई थी, देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी, अतः योजनागत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई कि भाई एक योजना बनाएं, हम एक प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के तहत क्रमशः उत्तरोत्तर विकास की गति को प्राप्त करें। यह आज के चर्चा का मुख्य विषय है, भारत में आर्थिक नियोजन। लेकिन भारत में आर्थिक नियोजन की अगर हम ऐतिहासिक समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि 30 के दशक में ही पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया, जो कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कालांतर में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उनके निर्देशन में ही योजना आयोग का गठन हुआ और जिसके तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। लेकिन इसका जो ऐतिहासिक पक्ष है कि भारत में नियोजन के जो समाज आर्थिक उद्देश्य थे, समाज के उत्थान के जो उद्देश्य थे, उसमें था नागरिकों को, पुरुषों और स्त्रियों को समान जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त होगा, समाज की भौतिक संसाधनों का युक्तिसंगत वितरण एवं नियंत्रण होगा, साधनों का विकेंद्रीकरण जनता के हितों के लिए हो। इनके उद्देश्य यही थे कि उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाए, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, आय की असमानता को दूर करना, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र के विस्तार के अलावा समग्र राष्ट्रीयकरण में आस्था न होना। यह मुख्य बिंदु जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब का जो एक पक्ष उभर के आता है वो था कि समाज, भारत जो वर्षों की गुलामी के पश्चात आजाद हुआ है, यत्र तत्र जो है तमाम तरह की समस्याएं पूरे हिंदुस्तान में आसन्न थी, परिस्थितियां बड़ी विकट थी। लेकिन हमारे उस समय के जो नीति नियंता थे वह ये समझते थे कि धन धान्य से परिपूर्ण इस भारतीय वसुंधरा कि अगर संसाधनों का हम युक्ति संगत प्रयोग करेंगे तो विविधताओं से भरे हुए देश में हम न केवल एकता के सूत्र में उनको बांध सकेंगे, बल्कि जो अमीरी और गरीबी की एक लंबी खाई है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको पाटने के भी यह उद्देश्य आर्थिक नियोजन में 1936 से ही प्रारंभ हो गए थे। लेकिन उसके पश्चात असली जो नियोजन का शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 1951-52 से। स्वतंत्र भारत
के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने एक योजना आयोग का गठन किया और योजना आयोग को इस निर्देश के साथ गठन किया गया था कि आप देखें कि संपूर्ण भारत में गरीबी की और अमीरी की व्यापक खाई है, जो संपूर्ण भारत में उपलब्ध भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, लोगों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके। आप जानते हो कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व देश की क्या हालत होगी। तो उस समय योजना आयोग ने चरणबद्ध तरीके से विकास की योजनाओं को प्रारंभ किया, योजनाएं बनाई गई और योजनाओं के बनाने के साथ साथ प्रथम पंचवर्षीय जो योजना आपको मालूम है कि वो 1951-52 से शुरू हुई और उस योजना का उद्देश्य ये था कि हम किस तरह से अपने उपलब्ध संसाधनों के द्वारा देश का विकास कर सकें। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद एक दोनों चीजें हैं। आप जानते हो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समाजवाद की बात इसलिए कही गई थी क्योंकि देश में अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी खाई थी। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के विस्तार में आस्था, किंतु समग्र राष्ट्रीयकरण में आस्था न होना एक महत्वपूर्ण बात थी योजना आयोग के समक्ष जो नियोजन में, कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं और जो सहकारी क्षेत्र के का विस्तार तो होना चाहिए, किंतु समग्र राष्ट्रीयकरण यानी समस्त उत्पत्ति के समस्त संसाधनों पर के ऊपर पूरे राष्ट्र का अधिकार ना होकर एक केंद्रीकृत, पूरे राष्ट्र का अधिकार मतलब है केंद्रीकृत व्यवस्था ना होकर विकेंद्रीकरण की भावना से कार्य करना, यह लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल मंत्र है कि सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांश लोगों की भागीदारी रहे, सहकारी क्षेत्र जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत अधिकांश लोगों की भागीदारी रहे ताकि उससे जो आय की प्राप्ति हो उसका समान वितरण किया जा सके। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण एवं एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकना, इसमें समाजवादी व्यवस्था में भी योजना आयोग का ये मंतव्य स्पष्ट था कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण ना हो। अर्थात आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो, आप जानते हो कि उत्पत्ति के समस्त साधनों पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार ना हो, और क्योंकि अगर एक व्यक्ति और संस्था का अधिकार होता है तो उसमें एकाधिकारी भावना का विकास होता है, एकाधिकारी भावना बलवती होती है। और एकाधिकारी को आप जानते हो, एकाधिकारी को हम अर्थशास्त्र में कहते हैं एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह होता है, जिसको हम और सुस्पष्ट कहें तो हम ये कहते हैं कि एकाधिकार यानी जिसके उत्पत्ति के संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार होगा तो वो उस बरगद के पेड़ के समान हो जाता है जिसके नीचे कोई भी पौधा पनप नहीं पाता। तो इस एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ नहीं बल्कि सामाजिक लाभ होना। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की जगह, निजी लाभ माने एक व्यक्ति के लाभ की जगह सामाजिक लाभ, समाज के अधिकांश तबके का लाभ हो, यह व्यवस्था थी। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की संपन्नता के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सामाजिक जीवन हो, उसकी संपन्नता अपरिहार्य है, संपन्नता होनी चाहिए, लेकिन उस संपन्नता लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त हो, ना कि तानाशाही तरीके से प्राप्त हो। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये तो एक दार्शनिक पहलू होता है, एक दर्शन था, एक सोच था, एक उनका एक ब्लूप्रिंट था कि भाई हमको इस तरीके से अपने देश का विकास करना है। क्योंकि देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब अर्थशास्त्र को आप पढ़ते हो तो परिवेश को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक नीति, किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियां उस देश के समसामयिक परिवेश के ऊपर निर्भर करती हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को पुनः
स्वतंत्रता के पूर्व ले जाना चाहता हूं कि वर्षों की गुलामी के पश्चात जब देश आजाद हुआ तो जो देश हमको अंग्रेजों ने दिया था, आप विदेशी व्यापार पढ़े होंगे, आप देखेंगे कि 51-52 से पहले भारत का निर्यात जो था वो निर्यात अधिक था और आयात कम था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे पास जो हम बाहर के देशों को हम अपना सामान भेजते थे उसका हमको अधिक पैसा मिलता था और हम सामान कम मंगाते थे। लेकिन 51-52 के पश्चात स्थिति क्या हुई वो एक कालांतर का विषय है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड ही खरीदार था और वही बेचने वाला था। इसलिए यह दर्शन की जो बात जो कही गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही गई है, जिस समसामयिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। अब भारतीय आयोजन यानी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से विकास करना, यह रणनीति, आईजी पटेल के शब्दों में कहें तो रणनीति का अर्थ है अनिवार्यता सोच समझ के चुनाव करना, किसी समस्या पर आक्रमण करने के लिए उचित प्रहार बिंदु और प्रहार की रणनीति। क्या ये आईजी पटेल साहब कहते हैं कि आयोजन में जो विकास की रणनीति है उसका उद्देश्य जो था वो था उद्योग बनाम कृषि। आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि योजना आयोग जब हमारे देश में गठित हुआ तो हमारे देश में ना तो पूंजीवाद था और ना तो पूरी तरह से पूंजीवाद था, ना पूरी तरह से समाजवाद था, बल्कि अर्थव्यवस्था जो थी वो मिश्रित थी। उद्योग भी आवश्यक थे क्योंकि देश में कुछ भी उत्पादन नहीं होता था, लेकिन कृषि भी आवश्यक थी क्योंकि कृषि इसलिए आवश्यक थी कि भारत का 70% से भी अधिक आबादी का जीविकोपार्जन का मुख्य जो साधन था, जो संसाधन थे, वो जो क्या है, जो साध्य था वो कृषि था। लेकिन कृषि की उपज से ही व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसको विकास के लिए उद्योग भी चाहिए। तो उस वह तत्कालीन योजना आयोग के समक्ष यह उद्देश्य था कि कृषि तो साथ चले लेकिन उसके साथ उद्योग भी चले, भारी उद्योग बनाम हल्के उद्योग। उस देश में क्योंकि निर्माण कार्य बिल्कुल शून्य थे, उद्योग धंधे कल कारखाने बिल्कुल कम थे, इसलिए भारी उद्योगों के साथ हल्के उद्योग अर्थात लघु उद्योगों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया। क्योंकि और इस तरह से संतुलित विकास माने समाज के सभी वर्गों का विकास, समाज के समस्त क्षेत्रों का विकास, जो क्षेत्र विकास से अछूते हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर विकास करना, यह इस तरह की रणनीति बनाई गई। एक रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था विकास का गांधीवादी मॉडल। महात्मा गांधी जी का यह स्पष्ट सोच था कि भारत का गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। गांधी जी स्वावलंबन के पक्षधर थे। वो कहते थे, मैंने खादी ग्रामोद्योग में पीएचडी की है, वो कहते थे खादी पहनो और जो खादी पहने वो खादी काते बोल रहा हूं मैं, काटना नहीं, काटना, चरखे पे खादी पहनो और खादी कातो और जो खादी काते वह खादी अवश्य पहने। गांधी जी ने के मॉडल में एक खासियत थी, वो चाहते थे ग्राम स्वावलंबन, स्वदेशीकरण। वो कहते थे कि ग्राम में इतनी वस्तुओं का उत्पादन होता है कि एक ग्रामवासी उसी वस्तुओं के प्रसंस्करण के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। ये गांधीवादी विकास का मॉडल था जो कि स्वदेशीकरण के पूर्ण पक्ष में थे। वो मशीनों के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो उस मशीन का विरोध करते थे जिन मशीनों के प्रयोग से हाथों को काम नहीं मिलता था। क्योंकि उनका स्पष्ट मत था कि अगर एक मशीन 20 लोगों का काम कर सकती है तो 20 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये विकास का गांधीवादी मॉडल, स्वदेशीकरण, ग्राम स्वावलंबन, खादी और ग्राम उद्योग,
इस विकास मॉडल को भी पंचवर्षीय योजनाओं में लागू किया गया। और आप देखते हैं कि पूरे देश में शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां खादी ग्राम उद्योग का जो है दुकान जो है ना हो, और उसको सरकार सब्सिडी भी देती है, क्योंकि उसमें हजारों लाखों लोग जो है उस धंधे से अपने आप को जोड़े हुए हैं। विकास के गांधीवादी मॉडल में कृषि एक महत्वपूर्ण बात। गांधी जी का यह स्पष्ट मत था कि कृषि किसान को भूखों नहीं मरने देगी। अगर किसान कृषि कार्य में संलग्न है तो उसकी उपज का भाग जो है उसको पर्याप्त मात्रा में जीविकोपार्जन के संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है। दूसरा, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, जैसा कि आप जानते हो, कुटीर उद्योग का आशय ये है कि जिसमें परिवार के सदस्यों के द्वारा सबसे अधिक अपने हाथों के इस्तेमाल से निर्मित की हुई वस्तुओं का उत्पाद का निर्माण करना, उनको विक्रय करना, उनसे आय प्राप्त करना। जो चीज हाथ से बनाई जाती है उसकी लागत कम आएगी, उसमें मशीनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। कुटीर उद्योग जैसे बर्तन बनाने का उद्योग है, कढ़ाई कसीदाकारी है, जैसे कि पापड़ उद्योग है, अचार उद्योग है, शहद प्रशोधन उद्योग है, यह जो उद्योग है ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक परिवार, जैसे कि आप जानते हो बड़ी बनाने का उद्योग है, बड़े बड़े अचार डालने का उद्योग है, यह उद्योग जो है एक परिवार के सदस्यों के द्वारा संचालित हो सकता है। यह गांधीवादी मॉडल में, गांधीवादी विकास के मॉडल में इसको भी सम्मिलित किया गया। गांधी जी एक बिल्कुल स्पष्ट उनका मत था, या उस वक्त की विकास की जो रणनीति थी वो उत्पादन प्रेरित आयोजन से ज्यादा इस बात की थी कि रोजगार प्रेरित होनी चाहिए। यानी उत्पादन गौण था, रोजगार को वरीयता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी, कि क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या अधिक थी, पूंजी कम थी। जब जनसंख्या अधिक हो माने श्रम शक्ति अधिक हो, पूंजी कम थी, तो इसलिए हमको चाहिए थे कम पूंजी से विकसित होने वाले उद्योग, जिनमें कि अधिक लोगों को रोजगार मिले। इस तरह से रणनीति अपनाई गई, जिसमें रोजगार को वरीयता दी गई उत्पादन के अपेक्षाकृत। कृषि एवं रोजगार क्षमता न्यायपूर्ण वितरण। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराता है। तो कृषि और रोजगार रोजगार सही ढंग से हो, उसका न्यायपूर्ण वितरण हो, इसका जो है इसमें ध्यान रखा गया। अब यह रणनीति अपनाई गई प्रारंभिक वर्षों में, लेकिन कालांतर में कई पंचवर्षीय योजनाएं चली, और उसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन पंचवर्षीय योजनाओं में निरंतर जो है किस तरह से प्रगति तो अवश्य हुई है, लेकिन प्रगति उस रूप में नहीं हुई कि जिसमें कि प्रगति उतनी होनी चाहिए थी। इसमें एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आप एक चीज और देखेंगे, विकास का उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण। यह जो है यह भी हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आया। 1991 में नवीन आर्थिक सुधार लागू किए गए और उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण एक नया कंसेप्ट जो है भारत में पूरे विश्व में आया। एक ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चलती रही, लेकिन उस पंचवर्षीय योजनाओं में एक पूरा विकास की नव भागीदारी दृष्टि, ये पूरा लिखा है, पूरा नहीं है, पूरा है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा विकास, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद साहब ने इस चीज को इंगित किया था कि अब रणनीति कैसी होनी चाहिए। उस रणनीति में है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या
प्रयास होनी चाहिए जिससे कि देश में आयोजन की रणनीति सफल हो सके। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते जो कृषि उत्पाद हो रहे हैं, मैं आपको पुनः ले जाऊंगा खादी ग्राम उद्योग की ओर। खादी ग्राम उद्योग में आप देखेंगे 96 उद्योग हैं, 96 उद्योग हैं खादी ग्राम उद्योग में, जिसमें से अधिकांश उद्योग कृषि आगतों पर निर्भर हैं। यानी कृषि के जो आगत है, कृषि के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों के द्वारा, उन उत्पादों के आधार पर जो है खादी ग्राम उद्योग ने कई उद्योग जो है, ग्राम उद्योग जो है वो संचालित किए जा सकते हैं। तो पूरा कलाम साहब की विकास की नौ भागीदारी दृष्टि में इस रणनीति पर ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित की कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि जो भारतीय किसान हैं, आप जानते हो भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। अभी आप पिछले 5 दिनों से देख रहे हो कि सबसे ज्यादा परेशान जो है अन्नदाता है, सबसे ज्यादा परेशान किसान है। फसल जो है ओलावृष्टि और पानी के कारण तबाह हो चुकी है। इसके बाद इसके साथ साथ किसान को एक और समस्या आती है कि किसान अपने उत्पाद को परिष्कृत नहीं कर पा रहा है। आम होता है, आम बेच देता है, टमाटर होते हैं, टमाटर बेच देते हैं। अगर उस टमाटर का प्रसंस्करण करके केचप बना लिया जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां किसान केचप बेच रही हैं, और अगर वही सीधा किसान अगर उसको बनाए और बेचे तो उसको लाभ हो सकता है। तो कृषि और कृषि के आधार पर जो कृषिगत उत्पाद हैं उसमें खाद्य प्रसंस्करण माने उसमें और गुणवत्ता का समावेश करके लाभार्जन किया जा सकता है। देश के सभी भागों में विश्वसनीय क्वालिटी विद्युत शक्ति उपलब्ध करानी होगी। बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए, तो यह आप सभी जानते हो। तो पूरा के अंतर्गत यह नौ भागीदारी, यह रणनीति भी अपनाई जाए कि देश के सभी भागों में निश्चित रूप से और गुणवत्तापूर्ण विद्युत माने निर्बाध रूप से आवश्यकता के अनुसार अगर विद्युत यानी बिजली जो है उपलब्ध होती है तो वह विकास की धारा को और अधिक विस्तार देगी। सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का कितना तालमेल है। आज हम पहले पढ़ते थे अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में रहता है और ऋण में मर जाता है। हम ये भी पढ़ते थे कि चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। तो अगर किसान जो आज की हालात है और जो अगर उसको उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा या उसको जितनी वो मेहनत कर रहा है उसका उसको भरपूर पैसा नहीं मिलता, आय नहीं होती, तो किसान का उससे वो उसके स्वास्थ्य पर भी अंतर डालता है। इसीलिए मैंने चिंता और चिता की बात की। अगर किसान निरंतर चिंतित रहेगा तो वह अपने काम में कैसे मन लगाएगा। दूसरा शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जहां से शिक्षा, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वह अपने हक के प्रति, अपने नवीनतम जो अनुसंधान हो रहे हैं कृषि में उसके प्रति सचेत होगा, उसका ज्ञान वृद्धि होगी और वह जो ज्ञान प्राप्त करेगा वह अपना उत्पाद की तकनीक में उसका प्रयोग करेगा। इसलिए यह कोशिश होनी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी, आपने कई तस्वीरें देखी होंगी टीवी में, आज उसमें आती है, पेपरों में आता है कि आजकल किसानों को भी, मैंने पिछले दिन पढ़ा हरियाणा की किसी खेत का फोटो था, वो बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में निकला था कि किसान मोबाइल पे जानकारी ले रहे हैं मौसम की और फसलों के जो दाम चल रहे हैं या मार्केट में जो बाजार भाव होता है। तो सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाए। रणनीतिक क्षेत्रों का विकास जैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, प्रतिरक्षा टेक्नोलॉजी, पूरा का एक आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो रणनीतिक क्षेत्र है, माने कि जैसे कि अंतरिक्ष है,
अंतरिक्ष से हमको व्यापक जानकारियां मिलती हैं, मौसम संबंधी व्यापक जानकारियां मिलती हैं, उसकी टेक्नोलॉजी का विकास हो, प्रतिरक्षा टेक्नोलॉजी का, सुरक्षा की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, उसका भी विकास हो, इस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। नियोजन, मैंने आपको ये पहले पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि दिखाई है, आपके टीवी स्क्रीन पे है। निश्चित रूप से उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन यह उपलब्धि उतनी नहीं है कि जिसको कि हम संतोषप्रद कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां, लक्ष्य हमारा 51 से 56 से 2.4 था, वो 3.64 हो गया, 4.5 था, 4.21 हुआ। लक्ष्य हमने प्राप्त किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है, मैं स्थिति को इसलिए बात कर रहा हूं कि योजना आयोग की अभी ताजा समीक्षा हुई है, वो मैं आपको समीक्षा में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 1951-52 से 14 और 15 तक जो योजना आयोग चल रहा था, वह उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया। वो क्यों? क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है कि 1951-52 से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित विकास का क्रम जारी रखने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी उतने सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए जो कि इतने वर्षों की कालावधि में प्राप्त हो जानी चाहिए। इस नियोजन की विफलता के भी कुछ कारण हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। लेकिन इस तथ्य का की भी कोई साधारणता प्रतिवाद नहीं हो सकता है कि विकास भी हुआ है, लेकिन इस तथ्य को भी हम इंकार नहीं कर सकते कि विकास की जो गति होनी चाहिए, वह गति आज भी, उस गति को प्राप्त करने में हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है शिथिल हैं, कमजोर हैं। उस विफलता के क्या कारण है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। प्रति व्यक्ति आय की धीमी प्रगति, आप प्रतिवर्ष के अनुसार देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय जो बढ़नी चाहिए, वह उसकी जो प्रगति है वह धीमी है। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन है। आप देखिए, एक बच्चा जो है, अगर नवजात शिशु उत्पन्न होता है तो वो चांदी के चम्मच से दूध पीता है, और इसी भारत में एक बच्चा जो नवजात शिशु उत्पन्न होता है, वो खेत की मेड़ पर जो टोकनी होती है उसमें झूलता रहता है। यह जो है व्यापक असमानता है, क्षेत्रीय असंतुलन भी व्यापक है। आज आप देखें, हालांकि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर है, लेकिन आज से 10 साल पूर्व मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। आज भी कई मानवीय सूचकांक ऐसे हैं जहां पर हम अन्य राज्यों से पिछड़े हुए। आज आप देखिएगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में एक व्यापक अंतर है। आज आप देखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका दिल्ली, मुंबई, इनकी अपेक्षाकृत आप उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गांव देख लीजिएगा, उड़ीसा कालाहांडी देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की स्थिति उतनी ज्यादा अन्य राज्यों की तुलना में कई जगह हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन कई जगह बहुत पीछे हैं। यह है क्षेत्रीय असंतुलन, क्योंकि विकास के रणनीतिकार प्राथमिकता के आधार पर विकास की योजनाओं को अमली जामा तो पहनाते हैं, लेकिन कालांतर में जब उसकी जो प्रगति होनी चाहिए, वो प्रगति किन कारण अकारण रुक जाती है। कुछ केंद्र राज्य के संबंध भी होते हैं, उन चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन नियोजन का एक विफलता का एक कारण है क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए, अगर एक पक्ष जो है बहुत मजबूत होगा, एक पक्ष बहुत कमजोर होगा, तो यह संतुलन की स्थिति नहीं है। देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक एक सा विकास हो,
तब देश में हम कह सकते हैं कि समग्र विकास की परिकल्पना को हमने साकारतम रूप दे दिया। बेरोजगारी कहने की जरूरत नहीं है, हजारों काम बाकी हैं और हजारों हाथों को काम नहीं है। आज बेरोजगारी की समस्या से आप सभी बहुत भली भांति परिचित हैं। आय एवं धन में असमानता में वृद्धि। देखिए, एक वेतनभोगी वर्ग है जिसमें हम आते हैं। हमारी आय चाहे पानी बरसे, चाहे ओला बरसे, चाहे कुछ भी हो, आय बढ़ रही है, वेतन जो है निरंतर मिलना है। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर किसान की फसल नष्ट हो गई है और किसान जो है पूरे साल भर की जो है उसका, चाहे उसने ब्याज से पैसा लिया हो, सिंचाई का कर दिया हो, भूमि का लगान दिया हो, साहूकार का पैसा दिया हो, या किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा देना है, उसको बिजली का बिल देना है, उसके खर्चे निरंतर हैं। यह आय की असमानता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक उद्योगों में बढ़ती हुई हानि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक उद्योग माने सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं। आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बताइए मेरे को, उपक्रम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा हानि हुई है, सबसे ज्यादा हानि हुई है। मैं पूछूंगा प्रश्न, याद करके रखो, कॉपी में लिख लो। सबसे एक उपक्रम है जिसको कि हानि में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो हानि में गया। वह क्यों गया? तो यह एक उदाहरण है, मैं आपसे, मध्य प्रदेश का संदर्भ है इसलिए मैं पूछूंगा जरूर और फिर बताऊंगा। लेकिन नियोजन की विफलता का एक कारण यह है कि सार्वजनिक उद्यमों में बढ़ती हुई हानि, जो बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं उसमें लगातार हानि की स्थिति हो रही है। वो हानियां क्यों हो रही हैं? उसके कई कारण अकारण हैं। मैं जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगा तो आप कई चीजों को समझ लेंगे। असंतुलित विदेशी व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण है। असंतुलित विदेशी व्यापार, मैं आपसे एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि जब हम, भारत को आजादी नहीं मिली थी, 1948 के पूर्व देश में भुगतान संतुलन था। हमारा निर्यात अधिक था, आयात कम था। हम वस्तुएं अधिक भेज रहे थे विदेशों को और वस्तुएं कम मंगा रहे थे, तो हमको भुगतान कम करना पड़ता था। तो हमारा, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही स्वतंत्रता मिली, उसके पश्चात लगातार भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। इसको असंतुलित विदेशी व्यापार के कारण भी नियोजन, क्योंकि जब हम बाहर के मुल्कों से कोई वस्तु मंगाते हैं तो उनकी मुद्रा में हमें उनको भुगतान करना होता है, और उनकी मुद्रा में भुगतान आप जानते हैं कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। और इसके कारण से भारत को, जब भारत किसी देश से, और चूंकि हमारा माल बहुत ज्यादा बिक नहीं रहा है, हमारे देश की उतनी मांग नहीं है, एक तो हमारा रुपया कमजोर, दूसरा हमको मंगाना ज्यादा पड़ता है, तो इस कारण से अगर हमारा माल नहीं बिकता है, हमको आय की कमी हो रही है। लेकिन अगर हम मंगाते हैं दूसरों को, उनको तो हमको चुकाना है, इसलिए हमारी योजनाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। योजनाओं की लागत जो 25,000 करोड़ रुपए है, 5 साल में पता चला वो 40,000 करोड़ रुपए हो गई। अब योजना पूरी कैसे हो? विदेशी सहायता पर निर्भर था। अब फिर वही होता है, आप जानते हो, राजस्व के 4 अंग हैं: सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रबंध। सीधा सीधा काम है। या सार्वजनिक आय प्राप्त होती है या सार्वजनिक, उसको व्यय, सार्वजनिक रूप से व्यय कर दिया जाता है। अगर सार्वजनिक व्यय अधिक है और सार्वजनिक आय कम है, यानी सार्वजनिक को आप ऐसे समझ लीजिए कि समस्त स्रोतों से अगर हमारे घर परिवार में इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, तो उसका तरीका क्या है? ऋण लो। यही देश करता है। हम करते हैं निजी वित्त और देश करता है वो सार्वजनिक वित्त हो जाता है। बात वही है। खैर, तो हम विदेशी सहायता के ऊपर निर्भर है। अब विदेशी सहायता लेंगे, यानी सुस्पष्ट शब्दों में कहें, अगर हम ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो भैया ब्याज भी देना है। तो इस तरह से हमारा भुगतान असंतुलन और बढ़ता जाता है और राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता जाता है, जिसके कारण भी नियोजन की, मतलब योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी परियोजना का लागत व्यय जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। लक्ष्य प्राप्ति की विफलताएं,
लक्ष्य प्राप्ति की विफलताएं का मतलब है कि कहां तो तय हुआ था कि हर मकान को चिराग देंगे और कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो इसलिए यह नियोजन की लक्ष्य प्राप्ति की विफलताएं हैं कि हम उतना प्राप्त नहीं कर सके। अब इसमें मैं आपको एक जो ताजा तरीन चीज हुई है जो आपसे पूछा जाएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आपका समीचीन है, वो है कि योजना आयोग इतने वर्षों सन 52 से लेकर 2014 तक योजना आयोग के तहत नियोज विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कार्य हो रहा था। लेकिन अब इन्हीं विफलताओं को दृष्टिगत रखते हुए नीति निर्माताओं ने एक नया कंसेप्ट, एक नया विचार, एक नई व्यू रचना के तहत इसमें आंशिक परिवर्तन किया और अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग में समस्त मुख्यमंत्रियों को भिन्न भिन्न प्रकार के योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि क्षेत्रीय असंतुलन ना हो और उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। आप जान के खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भी अभी परसों ही नीति आयोग में एक महत्वपूर्ण प्रभाग का संयोजक बनाया गया। इस तरह से मैंने ये बात यहाँ पर आपके समक्ष रखी है। मैं समझता हूं कि आपने बड़ी ध्यान से सुना होगा। अब मैं पूछता हूं कि वो कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है जो कि मध्य प्रदेश में बंद हुआ? कोई विद्यार्थी बताए। कोई भी विद्यार्थी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है मध्य प्रदेश का जो कि अभी बंद हुआ है लगातार घाटे के कारण। और ये बता दूं कि घाटा होना नहीं चाहिए। मैं आपको इशारा कर देता हूं, भोपाल से नागपुर पूरी बस भरी जाती है, भोपाल से रीवा पूरी बस भरी जाती है, भोपाल से ग्वालियर पूरी बस भरी जाती है सिर्फ। तो फिर क्यों घाटा हुआ? कौन सा उपक्रम है? हेलो सर, पीजी कॉलेज। बताओ भाई। सर हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए। राज्य परिवहन सर। राज्य परिवहन निगम, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत सही है ना। बताइए अब आप विचार करें कि क्यों बंद होना चाहिए। राज्य परिवहन की बस में हॉर्न छोड़ के पूरी बस बचती है। और कोई प्रश्न बताइए। अब आपका कोई प्रश्न हो भाई। झाबुआ सर किस लिए बंद है सर ये? जी किस लिए बंद है सर ये? घाटे, मैंने बताया ना कि मेंटेनेंस नहीं है ना। मैंने अभी बताया नहीं, एक जुमला बोला मैंने आपसे कि राज्य परिवहन निगम की बसों में हॉर्न नहीं बजता, बाकी पूरी बस बजती थी। उसका मेंटेनेंस, उसका नियंत्रण ना होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं छोटा सा। अभी देखो बहुत ताजा तरीन है, नीति आयोग बनने के पहले जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। कोई भी बताइए। यह नीति आयोग बनने, जी सर मोन्टेक्स अहलूवालिया सर। बहुत सही है। कहां से बोला आपने? कहां से? सर पीजी कॉलेज झाबुआ से। बहुत अच्छा, सही, बिल्कुल सही बात है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग के चेयरमैन थे। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा।
सर नीति आयोग के कौन है सर, मुझे याद नहीं है सर। अध्यक्ष सर। नीति आयोग के अध्यक्ष सुब्रमण्यम साहब हैं, एक जो है वहाँ के अपने साउथ के बहुत बड़े रणनीतिकार अर्थशास्त्री हैं, और वैसे पूरा भी नियंत्रण, उसका पूरा सेटअप अभी पूरा आया नहीं है, क्योंकि उसमें मान लिए प्रधानमंत्री जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में भी इसका पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है, और समूहों की घोषणाएं हो गई हैं, विभिन्न प्रकार के जो समूह बने हैं उसमें। तो इसको और ध्यान से पढ़िएगा, नीति आयोग पर काफी जो है इस पर चर्चा होगी, क्योंकि नियोजन के पश्चात नियोजन की जो विफलताएं हैं उसके कारण ही इसका जो है गठन किया गया। चलिए, ओके, थैंक यू।